नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच किए गए एक बहुत ही मुश्किल चुनाव के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब इंसान के सिर पर मौत का खौफ मंडराता है ना, तो वो अपनी जान बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इस कहानी की तो पूरी बुनियाद ही इसी बात पर टिकी है। जब जान पर बनाती है तो दोस्ती, वफादारी, इंसानियत, ये सारे नकाब उतर जाते हैं और जो पीछे बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक जिद। ये कहानी इसी डरावनी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक सुनसान सड़क, रात का वक्त और एक भयानक हादसा। एक ऐसा हादसा जो 3 दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए 3 दोस्त हैं, रचित, कौशिक और विशाल। इनकी गाड़ी अचानक बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराती है। होश आता है तो पता चलता है कि विशाल और कौशिक बुरी तरह जख्मी हैं, बेहोश पड़े हैं। रचित को हल्की फुल्की चोटें ही आई हैं, पर वो अकेला है। और सबसे बड़ी मुसीबत, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है। चारों तरफ बस घना अंधेरा है और निराशा। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, उन्हें उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखती है। दूर एक खेत के बीचों बीच एक घर जिसकी खिड़की से हल्की सी लाइट आ रही है। उस वक्त उन्हें लगा कि चलो अब मदद मिल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मदद की तरफ नहीं, बल्कि एक और बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहे थे। और यहीं से कहानी एक नया और कहीं ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। मदद की ये तलाश उन्हें एक ऐसे घर के दरवाजे पर ले आई थी जहां से वापसी का कोई रास्ता था ही नहीं। कौशिक अपने दोस्तों को बाहर छोड़कर मदद के लिए उस घर में दाखिल होता है। वो आवाजें लगाता है, कोई है, पर कोई जवाब नहीं आता। और फिर सन्नाटा। वो वापस ही नहीं लौटता। मिनट गुजरते जाते हैं और बाहर इंतजार कर रहे रचित का डर भी बढ़ने लगता है। आखिरकार रचित खुद अंदर जाने का फैसला करता है। घर के अंदर का जो माहौल था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हर चीज पर धूल और मकड़ी के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर हफ्तों से बंद पड़ा हो। लकड़ी की सीढ़ियों पर वो जैसे ही कदम रखता, एक चर्रर की आवाज आती जो उस भयानक खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। रचित धीरे धीरे ऊपर एक कमरे में पहुंचता है और तभी अचानक से कमरे में रखा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बज उठता है। एक ऐसी धुन जो उस माहौल में बिल्कुल अजीब लग रही थी। ये पहला साफ इशारा था कि उस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। रचित जैसे ही घबराकर पीछे पलटता है, कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और अंधेरे में से एक आवाज गूंजती है, हमें अंधेरा ही पसंद है। अब रचित उस घर में कैद हो चुका था, एक ऐसी चीज के साथ जिसे अंधेरे में रहना पसंद था। अब कमरे में फंसे रचित की नजर दीवारों पर पड़ती है, जहां बच्चों की हैंडराइटिंग में न जाने कितने ही नाम लिखे हुए थे। तभी अजीब तरह से उसके फोन में फुल सिग्नल आ जाता है। वो घबराकर तुरंत कौशिक को फोन मिलाता है और फोन की घंटी उसी कमरे में रखी एक अलमारी के अंदर से आती है। वो डरते डरते अलमारी खोलता है तो अंदर जमीन पर एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। रचित सोचता है कि बच्चा बेहोश है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे कोई आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अंकल रहने दो, मैं नहीं उठूंगा क्योंकि मैं तो मर चुका हूं ना। यह सुनना था कि रचित के होश उड़ गए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। जो कुछ भी अभी तक हुआ, क्या वो सच था या फिर बस एक भयानक सपना? जाहिर है इस खौफनाक सच का सामना होते ही रचित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसका दिमाग उस डर को और नहीं झेल सकता था। और फिर उसकी आंख खुलती है। वो उसी गाड़ी की पिछली सीट पर होता है, बाहर वही गन्ने के खेत। उसे एहसास होता है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। एक पल के लिए उसे इतनी राहत महसूस होती है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कौशिक से बात करते करते ही गाड़ी का ठीक वैसा ही एक्सीडेंट हो जाता है जैसा उसने सपने में देखा था, और सामने ठीक वही घर दिखाई देता है। रचित कौशिक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसे सब बताता है, पर कौशिक उसकी बातों को सपना समझकर उड़ा देता है और मदद लेने उसी घर में चला जाता है। सपना अब हकीकत बन रहा था और रचित चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहा था। रचित की चीखें, उसकी मिन्नतें सब बेकार जाती हैं। कौशिक घर के अंदर चला जाता है और रचित जानता है कि अब आगे क्या होने वाला है। वो भयानक सपना अब हकीकत में
दोबारा शुरू हो चुका था। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे काले, सबसे स्याह हिस्से पर, वो समझौता जो रचित ने अपनी जान बचाने के लिए किया था। इस बार रचित अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही इंतजार करता है और कुछ ही देर बाद उसे घर के अंदर से कौशिक की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। चीखें जो धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती हैं। कुछ देर बाद घर का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अंदर से कौशिक नहीं बल्कि रचित बाहर निकलता है। उसके हाथ और चेहरा खून से सने हुए हैं और उसके चेहरे पे एक बहुत ही अजीब पागलों वाली मुस्कान है। वो रचित नहीं था जो कुछ देर पहले अपने दोस्तों के लिए डर रहा था। वो बदल चुका था। तो आखिर हुआ क्या था? बात यह है कि जब रचित सपने में बेहोश हुआ था तो खौफ के उस एक पल में उसने एक सौदा किया था, एक ऐसा सौदा जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उसने अपनी जान के बदले उस घर को लगातार नए शिकार लाकर देने का वादा कर लिया। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसने अपने दोस्तों की जिंदगी का सौदा कर लिया। इस सौदे की शर्तें बहुत सीधी और बहुत ही भयानक थीं। उसे अपनी जान बचाने के लिए उस घर को लगातार नए शिकार लाकर देने होंगे, कम से कम 4। और अगर यह सिलसिला कभी भी टूटा तो सौदा टूट जाएगा और उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा श्राप था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। और तब से रचित की जिंदगी का बस एक ही मकसद है। वो लगातार अपनी नौकरी बदलता है, अपना घर बदलता है, हमेशा नए दोस्तों की तलाश में, ऐसे दोस्त जिन्हें वो उस घर तक ले जा सके। वो अब एक शिकारी बन चुका है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों को मौत के मुंह में धकेलता है। वो आज भी हमारे बीच ही कहीं है, शायद किसी नए शहर में, किसी नई नौकरी पर, एक नए दोस्त की तलाश में। और कहानी इन शब्दों के साथ खत्म होती है, मेरा नाम रचित है, मैं दोस्ती करना चाहता हूं। अब सवाल यह है कि अगर कोई ऐसे मिले तो क्या उसकी दोस्ती कबूल की जानी चाहिए?